कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको जो है फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस का सेट कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्थान ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पर जाकर के कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार जो अब एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ही होगा STET का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन का कुछ प्रैक्टिस सेट कर लें, जिससे कि उनको जो है एग्ज़ाम में किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम या किसी प्रकार का जो है गलतफहमी ना हो उस एग्ज़ाम में कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप फ्री में चाहते हैं तो सिर्फ डेमो टेस्ट पे जाइए, और डेमो टेस्ट पे क्या कीजिए कि आप जा करके स्टार्ट नाउ कीजिए। तो स्टार्ट नाउ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन मांगेगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए अगर आपने लॉगिन नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो क्रिएट एन अकाउंट कीजिए। तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करके उसको सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर जो जा करके आप डेमो टेस्ट में क्लिक कीजिएगा, जैसे हमने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा लॉगिन है मोबाइल नंबर, जैसे मैंने 7575 से इसको सेव कर लिया है। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर लिया है, तो अब हम इसमें जो भी मैंने यहाँ पे डाला था मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वो अब यहाँ पे करके हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास टेस्ट का स्वतः ही जो है यहाँ पे दिखने लगेगा, चूज 2 सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है, अपने जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है और जिस चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री और यहाँ पे ज्योग्राफी चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी चूज कर लिए, अब हम गो कर लेंगे। गो करने के बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास 3 सेक्शन के ही क्वेश्चंस यहाँ दिखेंगे, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी 150 क्वेश्चंस होंगे, 50-50 हिस्ट्री ज्योग्राफी के और रीजनिंग के 50। अब इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे में सेव एंड नेक्स्ट बटन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये ग्रीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरा 2 नंबर ये आ गया और मुझे लगता है कि ये आंसर है या नहीं है, ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो इसको कर देंगे। तो यहाँ पे आपका पर्पल कलर में आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट में फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि अगर बाद में हमारे दिमाग में कुछ नया ऑप्शन आ जाता है तो हम उसको करेंगे, नहीं तो अगर छोड़ भी देते हैं यह स्वतः क्वेश्चन सबमिट हो जाता है, जो कि ऑनलाइन की प्रक्रिया है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस सेट को हम सबमिट कर देंगे, सबमिट बटन डाल देंगे। तो हमारा जो है, जैसे अगर मान लीजिए हम इसको सबमिट करते हैं तो देखिए लास्ट में हमारा जो है प्रॉपर वे में रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइट की विशेषता है कि आपको कहीं कुछ करना नहीं है, बस आपके सारे मार्क्स, आपके सारे जो भी हैं यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्वेश्चंस, टोटल राइट रॉन्ग, ये सारे आपके आ जाते हैं। ठीक है, जितना आप उसमें बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन में टिक किया था, एक मान लीजिए सही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेमो देना चाहते हैं तो फिलहाल डेमो दीजिए, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माई टेस्ट पैकेज है, तो माई टेस्ट पैकेज में ऐसे इसमें परचेज हो रखा है, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट यहाँ दिख रहे हैं। इसी जब आपके प्रोफाइल खुल जाएंगे तो आप अपने वीडियो में भी जाकर के वीडियो लेक्चर्स, PDFs जो भी है, जैसे STET का है तो इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी आपके वीडियोज होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अब इससे जुड़े हुए सारे वीडियो के लिंक यहाँ पे पार्ट वाइज में आ गए, तो आप यहाँ पे साइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये खासियत है कि आपको कहीं अलग सर्च करना नहीं पड़ेगा, टोटल टॉपिक इसमें STET के कवर किए गए हैं, साइंस और सोशल साइंस के। ठीक है, तो आप पहले डेमो दे लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़ें। ठीक है, और फिलहाल अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स साइंस के, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द्रव्यमान, बल और समय,
और विद्युत धारा। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा मूल राशि नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से ए मास, जो कि एम जानते हैं कि मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और टाइम टी, और एल लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। एम्पियर बोले या फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, या फिर कैंडला सीडी, ये सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो फोर्स जो है, फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन। तो फोर्स क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, मूल राशि नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तब इसका मान केल्विन में होगा। केल्विन में जब भी कन्वर्ट करें तो आप ध्यान रखें, जो हमारा डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस से अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो +273 कर देते हैं। यानी जो हमारा गिवन टेम्परेचर होता है, गिवन टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं। तो देखो हमारा जो टेम्परेचर है क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 370 डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यानी 100 + 273, तो हमारा क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का स्थायी मात्रक क्या है। तो क्षेत्रफल बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ का अगर मीटर ले लें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि क्षेत्रफल लेंथ इंटू लेंथ होता है या लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो दोनों में हम लंबाई की बात करते हैं या फिर लेंथ की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर इसका होगा। तो स्थायी मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है, सेंटीमीटर सीजीएस में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि बोले तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो द्रव्यमान, समय, वेग, विद्युत धारा। तो अगेन हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेग वेलोसिटी को कहते हैं, वेलोसिटी इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो वेग ये क्या है, आधारी राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन 5 है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की समय t समय पर स्थिति है, x = 5t कण का। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम का, यानी x = 5t के अकॉर्डिंग ये जो मोशन है हो रहा है। तो उस बेसिकली कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान रखें जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम में रिलेशन दिया हो, पोजीशन वर्सेस टाइम में रिलेशन दिया हो तो आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करने का होता है तो हमें वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाता है। यानी dx/dt हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो dx/dt अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है, 5t, ये t है तो d5t dt, 5t dt, ऊपर 5t हो जाएगा, ऊपर 5, ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करेंगे कि हमेशा डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx/dt अगर हम बात करें x की, तो dx/dt जब हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, यानी पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा निकल जाएगा वेलोसिटी। तो ये 5t का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t आता है, ठीक है। तो अब देखा 5t का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आएगा 5, तो ये आएगा ओनली 5। तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, हमेशा 5, इसमें कोई t का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। तो ये इससे पता चलता है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो औसत वेग और वेग समान है, और औसत वेग से 5 गुना है। औसत वेग का मान वेग के मान के बराबर है, मान से बढ़ा है। औसत वेग का मान वेग के मान से छोटा है। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा, ये करेक्ट है। कैसे, क्योंकि ये देखो हर हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग तो ये चेंज तो हो रहा नहीं है, इसमें कोई टाइम का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ओनली 5 दिख रहा है। यानी कि किसी भी टाइम पे ये 5 ही रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो चाहे हम किसी भी टाइम के लिए निकालें, एवरेज के लिए निकालें या फिर नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें, ये हमेशा ही इक्वल होंगे। तो ये ऑप्शन 5 का जो है, क्वेश्चन 5 का जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यदि x = t² है तो
यदि x इक्वल टू टी स्क्वायर है तो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 के बीच का औसत वेग है। तो औसत वेग बोले तो एवरेज वेलोसिटी। तो x इक्वल टू हमें पोजीशन, अगेन पोजीशन दिया है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पे टी स्क्वायर। तो जो हम इसको क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई dt यानी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है 2t, हमारा ये 2t आ जाएगा। तो अब हम अगर इसमें टाइम का पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2। तो फाइनल वेलोसिटी देखें तो t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 3 पे हम निकालेंगे वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 फाइनल वेलोसिटी होगा। तो 2 इसमें पुट कर देंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस इनिशियल वेलोसिटी क्या है t इक्वल टू 1 पे, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है t इक्वल टू 1 पे, अगेन इसमें 2t में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 बाई 2 कितना हो गया 4। तो हमारा ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज वेलोसिटी। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है ओमेगा। ये बेसिकली W आपको दिख रहा होगा लेकिन ये ओमेगा इसको पढ़ते हैं, ओमेगा ऐसे ओमेगा इसको बोलते हैं। ओमेगा संकेत है, किसका सिंबल है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी का ये सिंबल है ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है तो वो क्या है, उसके बारे में बताना है, सदिश है, अदिश है या क्या है मतलब। तो अभी हम लोग फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। और जो हमारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट s, ये भी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वर्क डन है वो क्या होता है F डॉट S। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो याद रखें हमेशा जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो जो रिजल्टेंट आता है यानी कि वर्क डन, वो हमेशा ही वो क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी बन जाएंगे। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होंगे। स्केलर क्वांटिटी बोले तो अदिश राशि, तो ऑप्शन बी करेक्ट। और ऐसे भी अगर प्रैक्टिकली सोचें तो क्या हम लोग काम डे टू डे लाइफ में जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि तुमने इस डायरेक्शन में इतना काम किया, तुमने उस डायरेक्शन में इतना काम किया, हम लोग डायरेक्शन उसके साथ इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, हम ये बोलते हैं हम इतना काम किए, हम इतना काम किए, ये बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम पूर्व के दिशा में इतना काम किए, पश्चिम के दिशा में इतना काम किए, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो डायरेक्शन जिसके साथ इंक्लूड होता है वही तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और जिनका कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो क्या होते हैं, अदिश राशि। तो यहां से ऑप्शन क्या है हमारा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, ऑप्शन बी उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो ध्यान रखें कि जब कोई बॉडी त्वरित मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, जैसे कोई बॉडी अगर निरंतर आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ध्यान रखें हमेशा इसमें कोई ना कोई फोर्स काम करेगा, ये तो पक्का से है। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता है, F इजिकल टू ma, यही तो प्रूफ होता है ना न्यूटन सेकेंड लॉ से, कि फोर्स है तो एक्सेलेरेशन होगा ही होगा, और एक्सेलेरेशन है तो फोर्स होगा ही होगा। तो हम ये तो पक्के से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये ए और बी ये हम कह सकते हैं कि हाँ उसका जो एक्सेलेरेशन यानी एक्सेलेरेट अगर हो रहा है तो उसका चाल बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, पर हमेशा बढ़ेगा ये नहीं कह सकते। ये उसमें जो ये वर्ड यूज किया गया ना हमेशा, ये सही नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या हर हमेशा उसका स्पीड बढ़ता ही है, बीच में कभी ऐसा तो होता है कि मतलब स्पीड आफ्टर ऑल तो बढ़ता है पर हमेशा नहीं बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेलरेट होते हुए भी नहीं बढ़ता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, एक्सेलरेशन वो उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन एक बात हम पक्के से कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो फोर्स जरूर काम कर रहा होगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ये हमें कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है तो वह
तो ये तो फिर से अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया कि फोर्स 1 न्यूटन है, फोर्स क्या है 1 न्यूटन, तो उसका उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, उसका मास दिया है, तो वह क्या होगा कि F इजिकल टू ma होता है, F इजिकल टू ma होता है, तो फोर्स दिया है 1 न्यूटन और मास भी दिया है 1 न्यूटन, और a का तो पता नहीं, तो a क्या हो गया यहाँ से, a 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो क्या है इसका ऑप्शन देखें, सबको वन बाय वन चेक करें। 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर की चाल से गति करेगी, 10 मीटर स्क्वायर से त्वरित की गति होगी, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर के त्वरण से गति होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज ये एक्सेलेरेशन इसका हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज किए F इजिकल टू ma। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है हमारा, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल है तब वह, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग एरर है आप देख लें, तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या है 1 बाय 1। ये क्वेश्चन अगेन न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसका एक्सेलेरेशन, तो जो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स F इजिकल टू जो हमारा F इजिकल टू ma होता है। तो यहाँ से देखें कि फोर्स किसके समानुपाती है, फोर्स पे जितना हम फोर्स लगाएंगे वो बेसिकली, मास तो कांस्टेंट होता है किसी बॉडी को, ये तो अनचेंजेबल होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्सेलेरेशन तो चेंज हो सकता है। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलेरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन। तो कह रहा है जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है, यानी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तब वो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, एक्सेलरेट होती है फोर्स के डायरेक्शन में। तो उस पर उत्पन्न त्वरण वस्तु, यानी उस पर कितना, उस पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ देखिए फोर्स के प्रोपोर्शनल है, पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। कि बेग, यहाँ वेलोसिटी कहीं दिख रहा है आपको, इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं है, तो ये कह रहा है बेग के समानुपाती, ये तो गलत है। कि द्रव्यमान, यहाँ तो मास कांस्टेंट मैंने पहले ही बता दिया। कि जड़त्व, जड़त्व बेसिकली इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया का इसमें कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोर्स और एक्सेलरेशन है बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किसी असंतुलित बल, असंतुलित बोले तो अनबैलेंस्ड फोर्स, बल द्वारा किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण, पिंड से उत्पन्न त्वरण यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स से उत्पन्न त्वरण जो होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो मिलेगा, बल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होगा, शून्य होगा। तो ये बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर लेंगे। ये जो 12 व्युत्क्रमानुपाती बेसिकली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अगेन इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जो भी एक्सेलरेट उत्पन्न होगा वो हमेशा फोर्स के अनुक्रमानुपाती, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल परिवर्तित करता है तो जड़त्व, गति, त्वरण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, क्योंकि देखो जब भी हम किसी बॉडी पे, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके वेलोसिटी में भी चेंज होगा, यानी वेलोसिटी बोले तो स्पीड भी कह सकते हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही होगा। जड़त्व, इनर्शिया बेसिकली होता है, तो इनर्शिया में भी फोर्स का बात होता है जड़त्व में। तो उपरोक्त सभी, ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन में, बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है। तो बंदूक से जब भी हम गोली चलाएंगे तो क्या कंजर्व रहता है, तो संवेग, मोमेंटम। ये हम लोग क्वेश्चन, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COE, कंजर्वेशन ऑफ COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोग ने पढ़ा भी होगा कि हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी भी उसमें। तो जब भी हम बंदूक से गोली छोड़ेंगे तो उसमें हमेशा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ये फोर्स है, ये बल, ऊर्जा है, तो ऊर्जा कभी कंजर्व नहीं होगा इसमें। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई लगभग क्या होगी। तो ये ध्यान रखें कि जमीन से आने में इनको 4 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर से ये बॉडी कोई यहाँ नीचे आ रही है, कितने, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ये होगा, तो S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी जस्ट क्या बोला है, मुक्त रूप से छोड़ा गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये तो हट ही गया। U 0 है तो यानी U2 0 भी हो जाएगा। तो S इजिकल टू डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हाफ
एक्सलेशन क्या है 9.8 बोले या फिर 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10। टाइम कितना है 4, तो 4 4 16, तो 2 से कैंसिल अगर करें ये हो गया 8, 2 से कैंसिल करें तो ये हो गया 8 हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ 80 मीटर के आसपास, अगर हम इसको 9.8 की जगह 10 ले लेते तो ये हमारा 80 होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में है कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो 2 सेकेंड के बाद इसका वेग होगा। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका क्या वेलोसिटी होगा, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम निकालते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, जो हमारा फॉर्मूला है इससे निकल जाएगा। तो इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, तो v फाइनल वेलोसिटी होता है और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या हो गया ओनली 80। एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 इंटू टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड डाल देंगे यहाँ पे। तो क्या हमारा ऑप्शन है, देखिए 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अभिकेंद्र बल बदल देता है। अभिकेंद्र बोले तो सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर लगता है। जैसे सर्कुलर मोशन में जब हम कोई बॉडी, सर्कुलर मोशन बोले तो जब आप साइकिल पे साइकिल चलाओगे या कार चलाओगे या कुछ भी, तो एक आपको अंदर की तरफ फोर्स लगता है जो आपको झुका देता है। जब आप साइकिल चलाओगे तो अंदर की तरफ आप झुक जाते हो, तो ये एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर लगता है। तो वो कह रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स वस्तु के वेलोसिटी को क्या करता है, का मान बदलता है, का दिशा। तो ये देखें दिशा बदलता है। अगर सेंटीपिटल, सपोज कि सेंटीपिटल फोर्स अंदर की ओर नहीं लगे तो आप चलना शुरू करोगे तो सीधा चले जाओगे, ये सर्किल पे कभी नहीं चल पाओगे, ये सर्कुलर मोशन में कभी नहीं चल पाओगे। तो सर्किल पे चलने के लिए आपको सेंटीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, जो कि उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, खदान के अंदर का जी का मान। खदान बोले तो ये अर्थ सरफेस के अंदर चले गए, तो अर्थ सरफेस के अंदर जब भी हम जाएंगे तो उसका जो है वो घटेगा, जी का वैल्यू घटेगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हमेशा ध्यान रखो जब हम ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस को तो जी का मान बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जूल मात्रक है। तो जूल बेसिकली मात्रक है कार्य का, जूल मात्रक है कार्य का, और वर्क ही क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो हमें मैंने क्या बोला, वर्क क्या है इक्वल टू एनर्जी, वर्क एनर्जी के बराबर होता है, या एनर्जी बोले तो वर्क के बराबर है। तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनका यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इनका यूनिट क्या है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वें क्वेश्चन में है कार जो बल को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कार जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है, सदिश, अदिश। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है। तो एनर्जी का जो व्यवसायिक यानी कि जो हम लोग बिजनेस के पर्पज से यूज करते हैं, जो हमारे घरों में बिजली का जो मेजरमेंट होता है वो टाइप इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि एक एनर्जी है, तो उसको किलोवाट KWH में हम लोग मेजर करते हैं, KWH। तो इसका व्यवसायिक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो जमीन पर पहुंचने में के समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये क्वेश्चन अगेन एक थोड़ा सा छोटा नंबरिकल क्वेश्चन है ये, कि कैसे। सबसे पहले तो हमें फाइनल वेलोसिटी, यानी कि कोई बॉडी को अगर हम हाइट से यहाँ गिरा रहे हैं, हाइट से नीचे गिरा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें उसका ये पता होना चाहिए कि उसका क्या वेलोसिटी होगा जमीन पे। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी आसानी से हम वहां पे निकाल सकते हैं। तो देखो बॉडी 10 kg का है, मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई से गिर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2as, नीचे आ रहा है इसलिए प्लस पॉजिटिव साइन लेंगे। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एस कितना है 10 मीटर, कितना नीचे गिरा है 10 मीटर, तो यहाँ 10 डाल देंगे। तो ये हमारा v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा 9.8 से ये पॉइंट हट गया तो 9.82 जा कितना हो जाएगा, v स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू 9.8
नहीं सॉरी 98, ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया 10 से, ये 10 जो 10 और ये पॉइंट कैंसिल हो गया आपस में, तो 2 इंटू 98, अब बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम लोग बी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो जो हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98 आया, तो हम लोग अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मास दिया हुआ है, देखें 10 कितना दिया है, 10 kg, तो हाफ इंटू मास का वैल्यू 10 पुट किया, बी स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू 98 पुट कर दिया, 98। अब मैंने बताया था ना कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 98 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 980, यानी 980 जूल। तो ऑप्शन डी देखें, ये 980 जूल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd में है, किसी वस्तु की को ऊपर की ओर फेंका जाता है और 1 सेकेंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा 5 जूल घट जाती है, इसकी गुरुत्वीय ऊर्जा। तो हमेशा ध्यान रखें कि एनर्जी का जो एनर्जी का कंजर्वेशन का जो रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमेशा एनर्जी को हम कभी नहीं बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, बस इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे देखें कि अगर बॉडी को ऊपर फेंका गया तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगी, वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा, तो 5 जूल घट गया एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा, वो तो बर्बाद तो हो नहीं सकता है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसका वो ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा, उसकी गुरुत्वीय बल, यानी कि बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो वो 5 जूल बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 5 जूल बढ़ जाएगी, यानी ऊपर लॉस हो रहा है एनर्जी तो नीचे स्टोर होते जाएगा। हमेशा ध्यान रखें एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा, टोटल सम जो एनर्जी होगा हमेशा इक्वल टू होगा जो इनिशियल एनर्जी था। तो एनर्जी अगर 5 जूल ऊपर जाने में वेलोसिटी के कम होने से घट रहा है तो नीचे स्टोर भी होता जाएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर बोले तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। इस क्वेश्चन में है हमारा 24 क्वेश्चन, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो वो गाड़ी में बैठा हुआ है, खुद चल नहीं रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो स्टैटिकल एनर्जी होगी, बोले तो बी ऑप्शन सही होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सर्वता से के प्राश से कम आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं, यानी कि जो सुनने योग्य नहीं है, उससे कम फ्रीक्वेंसी, सुनने योग्य से कम फ्रीक्वेंसी के जो तरंग होंगे, उनका वेव होंगे, उनको क्या कहेंगे, तो प्राश्रव्य कहते हैं, इसी को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, इसी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल है। तो इस दोनों में हमेशा ध्यान रखें, ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल, आवर्तकाल, इसको क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल। तो ये हमेशा इनका रेसिप्रोकल होता है, तो इनमें जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम में वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है तो टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू उल्टा हो जाएगा 1/f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये f यहाँ चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/f, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/200। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये देखें कुछ ऑप्शन ए सही होगा इसका, तो 0.005 सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सितार खींचने से तार में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। तो ये देखते हैं, जो सितार की तार खींचने से तार में क्या उत्पन्न होती है। तो जो सितार, जो गिटार हम लोग देखते हैं बेसिकली, तो उसमें जो तार है, टाइट तार होता है, उसको खींचेंगे तो क्या होता है, नीचे ऊपर ऐसे ऐसे होने लगती है। तो इस टाइप के जो वेव होंगे, यानी ऐसे जो वेव बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एक होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग बोले तो वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि साउंड की दिशा में ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, यानी कि साउंड आगे बढ़ा, फिर ऐसे कंप्रेस हुआ, फिर आगे बढ़ा, कंप्रेस हुआ, आगे बढ़ा, कंप्रेस हुआ। इस टाइप के जो वेव होते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करेंगे उसी डायरेक्शन में इनका वेव भी ऐसे ऐसे होते रहता है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग उनको कहते हैं जो कि लेंथ, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है उसके परपेंडिकुलर, देख रहे हैं जैसे कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर नीचे ऊपर हो रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव।
तो सितार का तार जब भी खींचेंगे तो वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि अधिक होती है। तो ये अगेन ये थोड़ा आपको आश्चर्यजनक करेगी। तो जो तारत्व बोले तो पिच, इससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड या बोले तो फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है। आप देखते होंगे जब भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह बजता होगा तो नीचे ऊपर एक चलता होगा, तो वो बेसिकली क्या है, पिच को डिनोट करता है। तो ये जो है 28 क्वेश्चन, तो ये तारत्व जो मच्छर की ध्वनि जो है ना उसका तारत्व ज्यादा होता है, उसके पिच होते हैं वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि का। तो जो ध्वनि स्रोत यानी कि साउंड सोर्स के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से ध्वनि का तरंग दैर्घ्य वेग दोनों, ये इनमें से कोई नहीं होगा। ना ही उसका स्पीड ऑफ साउंड फिक्स होते हैं, जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी फिक्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, टाइम इंटरवल उनका चेंज हो जाएगा, टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, F=1/t का रिलेशन है, F=1/t यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम का रेसिप्रोकल है। तो जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उनका टाइम इंटरवल चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चीज बाकी जो भी चीजें हैं वो अनचेंज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, एक तो पहले तो उत्तल लेंस में हर चीज, जितने भी चीज होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये अपना ऑप्शन इसी दोनों में से सही है। दूसरा है कि जो हमारा पावर ऑफ लेंस P होता है 1/f। तो रिसिप्रोकल का इसमें रिलेशन फोकल लेंथ है। F क्या है, फोकल लेंथ। फ्रीक्वेंसी कोई नहीं समझेंगे यहाँ पे, तो F क्या है, फोकल लेंथ। तो डायरेक्टर क्या है 1, तो ये इसका जो लेंस का फोकल दूरी होगी तो P=1/f, तो 1/1, और ये मीटर में होते हैं, ये क्या होते हैं, मीटर में होते हैं। तो इससे पता चल जाएगा हमारा फोकस क्या है, 1 मीटर है। इससे क्या पता चल रहा है, अगर कोई लेंस की जो क्षमता है यानी पावर ऑफ लेंस अगर 1D है तो इसका मतलब उसका 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो यानी 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। फोकस जो है उसका फोकल दूरी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, एक जो आपतन कोण, परावर्तन कोण, और जो उसके एंगल होते नॉर्मल होते हैं वो हमेशा एक उसमें होते हैं। दूसरा कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, यही ऐसा ही कुछ रूल है। तो ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो ये निर्गत किरण जो यानी कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अभिलंब यानी नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होता है ये थीटा, ये कहलाता है निर्गत कोण। क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, निर्गत कोण। एंगल ऑफ, इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो जो इमेजिनरी इमेज होते हैं वो हमेशा सीधा होंगे। ऐसे भी इन जनरल लाइफ हम लोग इसे याद कर सकते हैं, जो अक्सर उल्टे टाइप के मतलब इमेजिनरी लोग होते हैं, इमेजिनरी थॉट्स होते हैं, वो हमेशा सीधे ही दिखते हैं। मतलब जो अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा उल्टा होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो हमेशा सीधा दिखते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ऐसे याद करने के लिए मैंने बताया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उस आवर्धन क्या है। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V/U। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो V प्रतिबिंब का दर्पण से 30 सेंटीमीटर है, तो U क्या है 30, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखें कि उसी यानी कि सेम साइड जब भी बनेगा, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट लेंस के सेम साइड बनेंगे तो एक निगेटिव होंगे एक पॉजिटिव। तो ये सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, 30 बाई इमेज क्या है, डिस्टेंस क्या है 30, और U क्या है 5, और ये क्या है निगेटिव होगा। ये निगेटिव क्यों, क्योंकि लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बन रहा है, तो निगेटिव होगा। तो ये कितना हो गया -6 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगी तो यह होगा। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंस का क्षमता 4 डायोप्टर है, तो अभी मैंने बताया था क्षमता में और उसके फोकस में क्या डिफरेंस होता है, रेसिप्रोकल होता है, D = 1/f होता है। तो पावर ऑफ लेंस सॉरी P = 1/f होता है, तो P = यहाँ पे क्या है 4D। तो फोकस क्या हो जाएगा 1/4
तो ये क्या हो जाएगा 0.25। तो 0.2 वाले ऑप्शन तो सबसे पहले कौन कौन है, बी और सी, इसी दोनों में से कोई सही होंगे, ये दोनों तो पहले हट गए। तो नेक्स्ट इसमें और क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मैंने बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये उत्तल लेंस ही होगा, तभी तो इसका पॉजिटिव आ रहा है फोकस। अगर निगेटिव आता तो क्या होता है, वो अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस में ये सही होता तब जब इसके आगे माइनस होता, लेकिन माइनस है नहीं, तो ये गलत है, हमारा ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जस्ट अगेन ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो 36 का जो ऑप्शन है वो हम ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, पक्षनाभि द्वारा। ऑप्शन सी, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो पक्षनाभि द्वारा, ये थ्योरेटिकल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानव नेत्र में किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो ये ऑप्शन सी है, उत्तल लेंस होता है। 38 क्या है, आंख व्यवहार करती है। तो अगेन ये 37, 38 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये किसके तरह व्यवहार करती है, तो बी, उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जो 7 वो ढीवी ग्योर जो आपने सुना होगा अलग अलग किरणों में विभक्त होती है, तो वो प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाती है। सूर्य से श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। तो जो सूर्य का जो सनलाइट है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ 7 लाइट्स हैं, जो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ऐसे 7 कलर के मिक्सचर होते हैं, तो इसलिए ये अलग अलग में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो उनका अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म के 2 सतहें के से किरण विचलित होती है, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच के विभिन्न चाल से चलता है। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो अलग अलग लेंथ होते हैं उनके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उनका जो स्पीड ऑफ जो लाइट है, यानी कि उनके जो उस कलर के जो स्पीड है वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिस कारण से अलग अलग वो विचलित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन 42 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो ये अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बी सही है, परितारिका जो है पुतली के साइज, यानी कि जो हम लोग का जो आंख का जो लेंस है उसके साइज को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो परितारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ऐसे 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 करके जो पैरेलल कंडीशन में जोड़ते हैं, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, पैरेलल कंडीशन। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखें सारे सिमिलर हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने हैं टोटल, n है, तो ये बेसिकली आगे हम n मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1/R, तो n/R, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n। इसके जस्ट R इक्विवेलेंट क्या है, 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको पलट के R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R/n। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो जब कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अलग अलग स्थानांतरण करेंगे, 2 बिंदु से अलग अलग, एक इधर भेजेंगे और एक इधर, तो उस टाइम पे हमें रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, जो कि प्रतिरोध, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस। तो हमें उसका वो करना पड़ेगा, उसे प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर होता है, अचर बोले तो कांस्टेंट,
तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही ओम का नियम वैलिड है। ये ओम के नियम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड होता है। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो ये ओम का नियम वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 किलो वाट बराबर होता है। तो किलो वाट बेसिकली क्या है, इसके इंग्लिश मीनिंग जो एब्रिविएटेड है KWH। तो किलो बेसिकली 10⁻³ होते हैं, और वाट बोले तो जूल पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जूल खत्म हो रहा है कितने घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो ये बेसिकली कितना, ये कहने का मतलब है कि 1 घंटे यानी 36 सेकेंड में कितना जूल हम कितना जूल हम यूज कर रहे हैं, उसी को बेसिकली KWH बोलते हैं। तो KWH इक्वल टू क्या हो गया, 3600 इंटू 10⁻³ तो इसी को हम बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻², और 1 3 1 4 5 6 क्या, एक पॉइंट जो यहाँ यूज किए हैं, इसलिए टोटल 6 10⁻6। तो 3.6 इंटू 10⁻6, ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो वो बेसिकली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं 1 यूनिट, जो हम लोग आप देखते होंगे कि बिजली के मेजरमेंट के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इतना यूनिट मेरा हो गया, इतना यूनिट हो गया। तो वो बेसिकली 1 किलो वाट 1 KWH, अगर आप बिजली के मीटर में भी देखें तो ये रिटेन होता है। तो 1 KWH यानी 1 किलो वाट ही क्या कहलाता है, 1 यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो 1 जूल प्रति सेकंड को कार्य करने की दर को वाट भी कहते हैं, यानी कि W जो होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को जूल कहते हैं। और इसी को वर्क का ही यूनिट क्या होता है, वाट। तो वाट क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड करने के कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, 1 वाट। बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, सॉरी। तो जो बैटरी होते हैं, यानी जो हमारा घर में जो बैटरी टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, DC डायरेक्ट करंट। DC डायरेक्ट करंट हमें देता है, वो क्या होता है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मीन्स अल्टरनेटिव करंट। ये जनरली हमें जनरेटर वगैरह जो पंपिंग सेट टाइप का जो जनरेटर वगैरह हमें चलाते हैं, उसमें प्रत्यावर्ती धारा हमें मिलता है। ये डिस्ट मतलब होता है डायरेक्ट करंट, तो बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम NiCrOm, नाइक्रोम लिखते हैं, तो इसी से वर्ड से ध्यान रखें। Ni निकेल के लिए सिंबल यूज किया जाता है, Cr क्रोमियम के लिए यूज किया जाता है। तो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निकेल प्लस क्रोमियम मिलके क्या बनता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार आप लोग तो जानते ही हैं कहाँ यूज किया जाता है, हीटर वगैरह में, है ना। होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।